नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी साइंस का टॉपिक फिजिक्स। जैसा कि रीसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होगा कि टीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट अब से ख़त्म कर दी गई है और बायो को इंक्लूड कर दिया गया है टीजीटी साइंस में। यानी कि अब जो बायो के बच्चे हैं उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना होगा और जो टीजीटी साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा करते थे उन्हें अब बायो भी पढ़ना होगा। यानी कि टीजीटी साइंस को ही एक पद बनाया गया है टीजीटी के पोस्ट पे और बायो को एकदम से ही खत्म कर दिया गया है। तो चलिए इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में एल्गी यानी कि जो आपकी बॉटनी का सेक्शन है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन से लेकर टाइप्स, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और अलग अलग एल्गी के लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सेक्शन। तो चलिए जानते हैं कि 10th क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टीजीटी साइंस का जो सेक्शन है उसमें कितना कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि टीजीटी साइंस में 10th का जो कंटेंट है वो तो 100% आना ही है, 12th भी आएगा और बीएससी का भी कुछ कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट कि कितना जो है कंटेंट वो कहाँ से आता है। तो आपका जो 70% एरिया है वो आपका 10th से आता है, यानी 10th का अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका काफ़ी सारा कंटेंट है जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 12th की बात करी जाए तो 12th आपका 20% आता है और 10% या 5% उम्मीद होती है कि बीएससी में से आए। तो ये जो करंट जो रेशियो आप यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज के कहाँ से कितना कवर करता है, तो ये देखते हुए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपको 10th क्लास का कंटेंट क्लियर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने 10th का कंटेंट क्लियर कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में कौन से कंटेंट है जो आपको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। तो जो कंटेंट है 10th क्लास का वह है, सबसे पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई और चौथा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। हालांकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से आते हैं, मैग्नेटिज्म से आते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन एंड बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। अगर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो भी बहुत है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर लाइट की, ठीक है। तो लाइट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी लाइट के ही अंडर आप चीज़ों को देख सकते हैं और लाइट नहीं होगी तो आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो लाइट है क्या एग्जैक्टली? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वो ब्रांच जिसके अंतर्गत आप लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट को पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ लाइट को लेकर के, ठीक है। तो जो ऑप्टिक्स है उसको 3 कैटेगरीज में भी फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल और रे ऑप्टिक्स या रे ऑप्शन जो होता है, तो ये डील करती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। सेकेंड है वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है नेचर ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थर्ड है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ये डील करती है इंटरेक्शन ऑफ लाइट और एटॉमिक एंटिटीज ऑफ मैटर सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट का नेचर एग्जैक्टली होता कैसा है। तो कई सारी थ्योरीज थी जो लाइट को लेकर के बनाई गई। कई सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो नेचर की तरह एक्ट करती है, और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि लाइट वेव की तरह एक्ट करती है, ठीक है। और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि लाइट एक क्या होती है, पैकेट्स की तरह काम करती है, यानी कि क्वांटा की तरह काम करती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सबसे पुराना और पहला जो कॉन्सेप्ट था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एक पार्टिकल की तरह काम करती है। तो ये जो लॉ था, ये जो थ्योरी थी वो न्यूटन के द्वारा दी गई थी।
तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट ट्रैवल करती है स्पेस में विद अ ग्रेट स्पीड एज अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पसल्स। तो जो न्यूटन की थ्योरी थी उसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो स्पेस में ट्रैवल करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुल्स। ठीक है, ये थ्योरी जो जो थी वो फेल हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इंटरफेरेंस की जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन है, उसको एक्सप्लेन नहीं करती थी, इसलिए फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद आई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, इसने कहा कि लाइट वेव की तरह एक्ट करती है। तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ दीज वेव्स। यानी कि लाइट अगर वेव की तरह मूव करती है तो वो वैक्यूम में भी मूव कर पाएगी। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो, लाइट की जो स्पीड है वो वेव्स की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो सूरज की रोशनी है उसे अर्थ पे आने में जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, लेकिन ये थ्योरी भी आगे चल करके उतनी कारगर साबित नहीं हुई। तब जो थर्ड कॉन्सेप्ट आया, थर्ड थ्योरी आई, वो थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जब लाइट अर्थ की या किसी भी ऐसे सरफेस के ऊपर, किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ती है, जैसे कि सीजियम और पोटेशियम, तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस पे से निकलकर बाहर आते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और यही जो फेनोमेनन है, यही जो घटना है, उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकल कर आती है। ठीक है, और उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये एक्सप्लेन किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, और प्लैंक ने क्या कहा था कि लाइट जो होती है वो क्वांटा, यानी कि कुछ पैकेट्स के रूप में, ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी यानी कि पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती है, जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक, तो जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। तो क्वांटा जो होती है, जो क्वांटा टर्म दिया था प्लैंक्स ने, उन्होंने कहा था E=H²। ठीक है, Hv। तो V है उनका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी है, 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। V होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, इसी के रिगार्डिंग आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, Hv-V0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ½ mv² मैक्सिमम। ठीक है, Hv यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, और Vmax इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो आप बात करते हैं मिरर की। तो मिरर की डेफिनेशन काफ़ी इजी, और आपको पता भी, आप जानते भी होंगे, पर आपको लगेगा कि इतना इजी डेफिनेशन हमें जानने की क्या ज़रूरत है। तो फॉर द शेक ऑफ नॉलेज आपको जानना ज़रूरी है कि एक मिरर जो होता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, जिसके पास किसी भी लाइट रेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करने की एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड अ मिरर। ठीक, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन थी। चलिए ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे रियल और किस ऑब्जेक्ट को कहेंगे आप वर्चुअल। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट स्कैटर, या तो जो लाइट स्कैटर करता हो या लाइट प्रोड्यूस करता हो। ठीक, पहली चीज़, या तो लाइट को स्कैटर करनी चाहिए या फिर लाइट को प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे रियल ऑब्जेक्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइट, ठीक, जो कि या तो लाइट रे जिसपे इंसिडेंट हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे लाइट या तो इंसिडेंट हो रही है या कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, इमेज, किस इमेज को आप कहेंगे? रियल इमेज। कोई भी ऐसी इमेज जो कि बनती है कॉन्वर्जेंस के बाद, वो सारा कहलाएगा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, कोई भी ऐसी इमेज जो कि आंखों के सामने जब लाइट पड़ती है तो अपीयर होती है। ठीक है, तो सारी वो सारी कहलाते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो कि रेस के द्वारा बनती है। ठीक है, और ये स्क्रीन के द्वारा कभी भी ऑब्टेन्ड नहीं होती। तो ये सारे इमेज क्या कहलाएंगे? वर्चुअल इमेजेस। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिरर। तो मिरर दो टाइप्स के होते हैं, पहला है प्लेन और दूसरा है स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर को भी दो टाइप में टाइप बांटा गया है, पहला है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। ठीक,
कॉन्वेक्स मिरर आप सभी को पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, जिसके ये सरफेस पे और इमेजेस रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। और कॉनकेव मिरर क्या होता है, इस टाइप का, जिसके इस सरफेस पे इमेजेस रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। तो ये कहलाते हैं मिरर। इतना तो कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, अब इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, किसी भी मिरर के बीचों बीच से जो किसी भी किसी भी लेंस के या किसी भी मिरर के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है, ये लाइन, ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सेकेंड जो टर्म है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी मिरर का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल सेंटर का हिस्सा ये, ठीक है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल, तो पोल कही जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, दैट आर कॉल्ड पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ये जो आपका है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का भी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के आउटर जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का, इनके बीच ये जो लाइन है, ये कहलाता है डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब कुछ टर्म्स को समझते हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हायर क्लासेस में आपको नहीं मिलेंगी। अगर क्वेश्चन आता है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, तो ये सब पता करने के लिए आपको ये जो ईजी टर्म्स है वो समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है गाइस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लकीर आप देख रहे हैं, ये जो लाइट देख रहे हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट, ठीक है, जो आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बिल्कुल ही सेंटर में है, ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और बिल्कुल परपेंडिकुलरली सेंटर में ये जो पॉइंट होगा, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। पोल, यहाँ से आप जो लाइट खींचते हैं, यहाँ से जितनी भी ये लकीरें होंगी, ठीक है, ये सारी आपके पोल कहलाएंगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज कि आपका फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं छोटे छोटे टर्म्स क्या है। सबसे पहला पोल, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो सेंट्रल पॉइंट होगा मिरर का, वो पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, 1 सेकेंड, यहाँ से और यहाँ के बीच में आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका कहलाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ के बीच में आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल्स। दो पोल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो पोल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकल एंड राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, फोकल प्लेन आपको बताया गया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो आपका कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अ फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने यहाँ पे देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से, ठीक है, इसका जो आधा होता है यही कहलाता है आपका फोकल लेंथ, ठीक। चलिए, अपर्चर, तो साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक। और जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट इज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी एक कॉनकेव मिरर में जब भी कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो ये कॉन्वर्ज करती है, ठीक है,
कॉन्वर्ज करती है, यानी कि सिकुड़ती हैं सारी रेडिएशंस, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यही रेडिएशन और इंसिडेंट रे अगर कॉन्वेक्स मिरर में पड़ती है तो ये ये जो रेज हैं वो डाइवर्ज करती हैं, यानी कि छितर जाती है, और इनका जो इमेज बनता है वो मिरर के आउटसाइड बनता है, ठीक है। और अगर आप कॉनकेव मिरर के केस में देखें तो ये कॉन्वर्ज होते हैं। तो ये क्या होता है आपका कॉन्वर्जिंग मिरर, और ये क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना था। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ मूव करेंगे, फिजिक्स के टीजीटी साइंस के चैप्टर पे। तो चलिए अब तक